अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक अहम चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो मीडिया में ख़वातीन जो एंकर्स हैं या ख़वातीन वर्कर्स जो काम करते हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है और मीडिया में जब वो आते हैं तो और क्या क्या मज़ीद उनको परेशानियाँ होती हैं काम करने के हवाले से। हमारा नाज़रीन आजकल का दौर आपको पता है कि किस तरह का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ ज़रा सा भी कुछ होता है, कोई एंकर या कोई प्रोग्राम होस्ट जो है किसी पार्टी के बारे में या किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कोई बात कर दे तो उनके जो कारकुन होते हैं या उनके सपोर्टर होते हैं फ़ौरन उनको जो है ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और किस तरह की चीज़ें होती हैं ये आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है। मेरे साथ इस वक्त सुमैया रिजवान मौजूद हैं, बोल्ड टीवी अपना प्रोग्राम भी करती हैं। उनसे जानेंगे कि फील्ड में किस तरह आई और किन किन मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा फील्ड में आने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम सलाम। मतलब मुसीबत का तो मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था, सबसे पहला वाला सवाल कि आप मीडिया ही क्यों आपने चुना, क्यों मीडिया में आई? मैंने नहीं चुना, मुझे मीडिया ने चुना। मैं अच्छा। बाय चांस आई हूँ, बाय चॉइस नहीं आई। और ये बात तो अब तकरीबन सबको ही मालूम है कि मैं, जिसे कहते हैं ना एक्सीडेंटली आप किसी फील्ड में आ जाते हैं, तो मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई थी। और इस फील्ड ने मुझे लगता है कि मुझे चूज़ कर लिया, मैंने नहीं इस फील्ड को चूज़ किया। लेकिन फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपके लिए चुन के रखा होता है कि आपने किस फील्ड में जाना है या फिर आपने मुस्तकबिल में क्या करना है। बनना तो मुझे डॉक्टर था। अच्छा। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट थी। मैंने ज़ूलॉजी में ही ऑनर्स किया और उसके बाद यही प्लान था कि आगे मास्टर्स भी मैंने ऐसे ही करना है। लेकिन जब शादी हो गई जल्दी तो उसके बाद फिर मैंने फिर आगे मास्टर्स नहीं किया और फिर हम बाई चांस मैं इस फील्ड में आ गई। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग आप पॉइंट आपका क्या था, किस तरह आप मीडिया में आई? मैं पीटीवी था ज़्यादा पहले, तो पीटीवी था। जिस ज़माने में प्राइवेट चैनल्स बहुत कम थे, एक ARY और जियो हुआ करता था, तो पीटीवी से मैंने स्टार्ट किया। और पीटीवी ज़ाहिर सी सबके लिए एक इदारा है, मेरे लिए भी वो एक इदारा था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिसने पीटीवी से ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि ये कहना चाहिए कि मेरी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई। अच्छा। मैं गई हूँ, मेरा ऑडिशन हुआ है और उन्होंने मुझे 2 दिन बाद ऑनर कर दिया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एंकरिंग से स्टार्ट किया। हाँ जी, तो वही मेरा स्टार्ट था पीटीवी और फिर ये सिलसिला चल पड़ा और आज तक कायम है। अच्छा, आप जिस वक्त पीटीवी में गई थी उस वक्त तो स्टार्ट था पीटीवी और जियो, 2-3 चैनल्स थे। 2-3 चैनल्स। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा चैनल्स आ चुके हैं, कंपटीशन है आपस में मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो आपने पीटीवी के बाद जो है काफ़ी चैनल्स में काम भी किया। हाँ। तो आपको क्या मुख्तलिफ लगा पीटीवी के काम में और दूसरे चैनल्स के काम में? क्योंकि वो स्टेट का इदारा है, जाहिर है आपको रियासत की पॉलिसीज के मुताबिक वहाँ पे चलना भी पड़ता है। दूसरे वहाँ ना बहुत बाय बुक काम होता है। अच्छा। वहाँ आपने कोई खबरें चीख के नहीं पढ़नी, वहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती है कि वो आपने डब्बे चल रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं होता। ना उस ज़माने में होता था जब मैंने शुरू किया था, ना इस ज़माने में होता है। तो एक तो ये बहुत तब्दीली है। दूसरे ज़ाहिर है वो स्टेट का चैनल है तो वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, ना वो किसी जमात को सपोर्ट करता है, ना वो किसी की पॉलिसी को लेके चलता है, ना वहाँ पे ट्वीट्स खबरें बनते हैं। तो ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है दूसरे चैनल से। सोशल में अब जब आप ARY में आई तो आपको एक अलग ही काम करने का तजुर्बा हुआ कि मुख्तलिफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो आजकल के लोग हैं जो सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, जो न्यूज़ मीडिया में स्ट्रीम लाइन में आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, उनके लिए उनको आप क्या कहेंगे? मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई खूबसूरती बहुत ज़रूरी है स्क्रीन पे आने के लिए, आपको खूबसूरत होना चाहिए। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं होना चाहिए। देखें, स्क्रीन अपीयरेंस तो एटलीस्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है हर शख्स खूबसूरत है और मेकअप एक ऐसी चीज़ है साहिल के वो आपको खूबसूरत बना देती है। तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये दायरा है, एक इंसान आपको देखता है और फिर वो सुनता है उसके बाद। लेकिन वो एक अकेली चीज़ नहीं है कि बस आप बहुत खूबसूरत है ना तो आप एंकर बन जाएंगे, नहीं। मैंने बहुत से ऐसे एंकर्स देखे जो अब कहीं नहीं है, जो सिर्फ खूबसूरत थे, जिनके पास दिमाग नहीं था, जिनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कभी अपने आप पर काम भी नहीं किया। एक होता है ना कि आप ग्रो करते हैं, आपकी वजह से आप खुद ग्रो करते हैं बल्कि आप इवॉल्व हो रहे होते हैं वक्त के लिहाज से। तो वो चीज़ अगर नहीं है और आपने वक्त के लिहाज से अपने आप को तब्दील नहीं किया, अपनी शख्सियत पे काम नहीं किया, अपने बोलने पे काम नहीं किया, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो नहीं चल सकते आप। सिर्फ खूबसूरती मैटर नहीं करती।
अच्छा, एक चीज़ और, आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ भी करती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चैनल की पॉलिसीज़ होती है कि आपको एक लाइन पे चलना है, दूसरी लाइन से आपको बाहर नहीं निकलना। तो इस हवाले से कितनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन को? ख़वातीन को क्या, सबको ही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैं हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत ही आउटस्पोकन हूँ। मैं समहाउ में नहीं चुप रहती। मतलब मुझे एक है कि एक शख्स ने अगर कोई चीज़ गलत की है, सवाल तो मैं करूँगी, मेरा काम है सवाल करना, मैं सहाफ़ी हूँ। तो ठीक है, आपको बिटवीन द लाइन ही बात करनी होती है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ही चलना होता है। लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा क्या बल्कि हर उस सहाफ़ी का मसला है जिसको सवाल करने का एक मतलब है कि उसको सवाल करना भी चाहिए। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं उसको मिक्स एंड मैच करके अपना सवाल मैं कर लूँगी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। तो सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन को मसला होता है, हर सहाफ़ी को, हर एंकर को प्रॉब्लम होती है कि जब वो एक रियल सहाफ़ी है ना, वो लिफाफा सहाफ़ी नहीं है और उसको पता है कि उसका काम क्या है, तो उसको वहाँ मसला होता है कि फिर वो कहता है यार मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो वाली चीज़ होती है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाह रहा हूँ कि आप टॉक शोज़ तो करती हैं, वो आप वर्क भी करती हैं, अपना कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस भी होती हैं, काम भी कर रही होती हैं, अक्सर हमने खुद भी आपको देखा है। तो दो चीज़ों को आप किस तरह मैनेज करती हैं? एक तो आपकी फैमिली लाइफ, बच्चे हैं, सारे घर पे रहते हैं, स्कूल्स भी जाते हैं, सारी चीज़ें करते होंगे, और आपकी जॉब, दोनों चीज़ों को किस तरह आप मैनेज करती हैं? पहले ना मुझे साहिल बहुत मुश्किल लगती थी ये चीज़ कि मैं कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत मुश्किल है कि काम में और घर में, क्योंकि जब अब आप एक मदर भी होते हैं और आप एक वर्किंग वुमेन भी होते हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस, इसमें मैं ये कहूँगी कि मेरा हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का बहुत हाथ है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, कि वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं चीज़ों को कि अगर मुझे ट्रैवल करना है या फिर मुझे ज़्यादा देर रुकना है काम पे, या आपको पता है हमारी तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, ना ईद ना बकरा ईद, हमारा हर वक्त स्टैंड बाय पे होते हैं। एग्जैक्टली, बनी कि हमारी और फौज की जॉब कुछ एक ही तरह की है। और फिर दूसरी बात ये है कि इवेंट्स में हम ज़्यादा बिजी होते हैं, इवेंट्स में सब हॉलीडे मना रहे होते हैं और हम काम पे होते हैं। तो वो जो बैलेंस करने वाली बात है ना, बैलेंस कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, ज़ाहिर सपोर्ट होती है। तो मुझे भी मेरी फैमिली की, बच्चों की, हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर हो जाता है बैलेंस कि मैं ऑल टाइम फ़ोन पे भी रहती हूँ, कैमरों से ही बच्चों को देख रही होती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे बॉयज़ हैं, तो आपको पता है बॉयज़ कितने नॉटी होते हैं, तो ये होता है कि थोड़ी नज़र भी रखनी पड़ती है और थोड़ा वो भी सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली पे बैलेंस हो जाता है। ठीक। अच्छा, और भी एंकर्स हैं मीडिया में जो काम कर रही होती हैं, तो ऐसा मतलब एक चीज़ अभी जो मौजूदा सूरत हाल में हुई है, वो ऐसा लगता है कि कुछ लोग एक साइड पे हैं, कुछ लोग दूसरी साइड पे हैं। तो जो दूसरी साइड पे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं खुल के कहूँ कि जो हुकूमत की साइड बात करता है, तो लोग उसको कहते हैं कि भाई ये तो लिफाफा साहब है, इसने पैसे लिए हैं। और जो आजकल के वक्त में पीटीआई के उस पर बात करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं ये हक और ईमान वाला है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई देखें, एक होता है ना कि तेल देखो और तेल की धार देखो, या बहते हुए दरिया के साथ ही एक मिसालें दी जाती हैं इस तरह की। तो आजकल ये वक्त है कि अगर आप ज़ाहिर जो पीटीआई का एक नैरेटिव है, जिस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, साजिश और सारा उनका बयानिया उस पर है, तो ज़ाहिर एक आम आदमी उससे रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि वाकई अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज का एक बहुत बड़ा हाथ है उसका, और अमेरिका ने कभी मुस्लिम उम्मा को उठने नहीं दिया, पाकिस्तान को उठने नहीं दिया। तो ये एक आम आदमी इससे रिलेट कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये बिकता है हमारे मुल्क में, ये मंजन बहुत बिकता है, कोई भी लगाए, ये बहुत बिकता है, लिटरली बहुत बिकता है। तो एक आम आदमी से आप रिलेट करते हैं ना, उसको जब आपने उसको समझा दिया तो वो आपके साथ हो गया। और जब आप उसकी सोच को पढ़ के उसकी जुबान में बात करेंगे ना, तो वो अल्टीमेट अब आपके साथ हो जाएगा। तो आजकल बस वो दौर है कि पीटीआई बहुत हद तक दुरुस्त भी है और बहुत हद तक नहीं भी है, हमें भी इख्तलाफ होता है और हम करते भी हैं, लेकिन ये वो वक्त है कि अगर आप पीटीआई के साथ हैं, खड़े हैं, तो आवाम आपके साथ खड़ी है, क्योंकि वो आवाम की सोच है। वो आवाम समझती है कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं ना, तो वही बात कर रहे हैं जो हमारे बड़े बूढ़े करते थे, जो एक अरसे से हो रही है। हैं, पाकिस्तान को उठने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी जाती। यही अमेरिका और इनके जो दुश्मन ममालिक है, इंडिया है, ये इनकी साजिश है, हिंदुस्तान की साजिश है। तो ये एक्चुअली बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो सहाफ़ियों का डिवीज़न का, कि एक हुकूमत और एक इधर, तो देखें हर किसी का अपना नज़रिया है, हर किसी की अपनी सोच होती है। तो मुझे लगता है कि सबके नज़रिए को, सबकी सोच को, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को ना इज्जत देनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आपने ARV में बहुत अरसा गुजारा, बहुत अरसा काम किया, कुछ वहाँ की ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसी तलख यादें जो आप बयान करना चाहें?
तल्ख यादें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छी यादें, क्योंकि मैंने बहुत काम किया वहाँ पे। मैं वाहिद थी वहाँ पर साहिल जिसने ना सिर्फ AR डिजिटल के लिए काम किया, मैंने हाजी साहब के कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि वो उनको बहुत शौक है नई नई चीज़ें करने का, शोज करने का। तो मैं क्योंकि 7 से साथ थी AR के और 17 तक साथ रही, तो मैंने बहुत काम किया। और यकीन माने उनके जब ये फिल्म का सारा शुरू हुआ, AR अवार्ड्स हुए, मैं फर्स्ट थी जिसने ये सारी चीज़ें की, प्रीमियर कवर करना, अवार्ड शो कवर करना, डिजिटल के लिए काम करना, स्पोर्ट्स शो करना, बिजनेस शोज करना, ईद शोज करना, बजट की ट्रांसमिशन, सारी मैंने बहुत काम किया। तल्ख यादें कोई नहीं है, हाँ अच्छी यादें बहुत सारी हैं। इवन अब वो वक्त नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के लोग अब भी मुझे याद करते हैं। वहाँ पे हायर मैनेजमेंट से लेके एक एक वर्कर मुझसे राब्ते में, मैं उनसे राब्ते में हूँ, और एक बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप मतलब कहीं काम अच्छा करके जाएं, अच्छी यादें छोड़ गए तो लोग आपको नहीं टाइम तक याद रखते हैं, या हमेशा मतलब भूलते नहीं किसी भी चीज़ में आपसे राब्ता। अब आप बोल में काम करें, बोल में और AR में क्या फ़र्क लगता है आपको काम में? फ़र्क तो देखिए, दोनों ही ज़ाहिर प्राइवेट चैनल्स हैं, और AR एक बहुत पुराना चैनल है, ज़ाहिर है उसने अपनी जगह बना ली, एक मार्केट है AR की, और नो डाउट अब बोल भी बहुत अपनी जगह बना चुका है, अब सब जानते हैं बोल को। और मुझे लगता है कि वाहिद ये 2 चैनल्स हैं जो अभी देखे जा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं इनके कंटेंट को और सारी चीज़ों को। तो अगर आप फ़र्क की बात करें तो फ़र्क बस इतना सा मुझे महसूस होता है कि इंटरनेशनली AR को बहुत देखा जाता है। जब मैं AR पे काम करती थी तो मुझे कभी कनाडा से, कभी सऊदी अरब से, मदीने में से, मुझे हरम से बैठ के लोगों की कॉल्स आया करती थी कि हमने आपको देखा। मुझे बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता है बोल को भी इस पे थोड़ा सा काम करते कि इंटरनेशनली व्यूअर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं अभी US गई थी हाल ही दिनों में, तो वहाँ भी लोग बहुत बोल देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक शिकायत की कि बोल वहाँ पे जो उनका एक्सबॉक्स होता है, जो भी जहाँ पर उनका केबल आता है, वहाँ नहीं आता बोल, उनको ना इंटरनेट पे स्ट्रीम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है बोल को ना इंटरनेशनली मीडिया के लिए काम करना चाहिए कि जो इंटरनेशनली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमें देख सकें, वो देखना चाहते हैं। सुमैया, एंकर की सैलरीज जो होती हैं वो लाखों में होती है, मतलब घर का गुजारा भी आराम से सब एंकर्स की नहीं होती। अच्छा, सबकी नहीं होती, लेकिन होती है बहुत से एंकरों की। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो महंगाई की लहर आई है, बजट के बाद जो महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है, तो क्या आप एंकर्स के ऊपर भी इसका असर पड़ा है? जाहिर है, हम भी तो पाकिस्तानी हैं। मुझे लगता है कि जब एक सियासतदान ये कह रहा है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब वो मुतासर हो रहा है, तो सोचो उनकी तो बहुत होती है। ना सिर्फ उनकी सैलरी होती है बल्कि और भी मामलात होते हैं। और जहाँ तक बात की लाखों में एंकर्स की सैलरी होती है, ऐसा नहीं होता हर एंकर की लाखों में सैलरी नहीं होती। एक वक्त आता है, एक मकाम आता है, जिस तरह हर बंदा ग्रो करता है ना। अगर मुझे आज 17 साल हो गए तो मैं भी एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई हूँ, तो मैं फिर भी नहीं, मुझसे भी ऊपर बहुत से एंकर्स हैं जो वाकई लाखों में ले रहे हैं सैलरी, लेकिन वो भी मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह ये होती है साहिल कि जो एक शख्स स्क्रीन पर आता है उसकी डिमांड होती है। आपने अपनी हर चीज़ मेंटेन करनी है, अपने कपड़े, जूते, मेकअप, बाल, एवरीथिंग, वो उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये खुद करते हैं? ये खुद करते हैं, ये कोई आपको इदारा नहीं करता। इदारा आपको तनख्वाह देता है, आपने बाकी सब कुछ खुद इन्वेस्ट करना होता है। जो लोग ये समझते हैं ना एंकर की तो बहुत, क्योंकि एंकर स्क्रीन पर है तो स्क्रीन की डिमांड है कि आपको यू हैव टू लुक गुड। तो जब आपको अच्छा दिखना है तो फिर आपको इन्वेस्ट करना है, कपड़े भी आपने ज़्यादा बनाने हैं, फिर आपने मेकअप भी लेना है, फिर आपने अपने हेयर स्टाइल के लिए भी खर्चा करना है। सैलून मर्द हजरात भी, मेल एंकर्स भी खर्चा करते हैं, इतना ही करते हैं, कम उससे ज्यादा करते हैं। अच्छा, क्योंकि मर्दों के कपड़े महंगे बनते हैं। बहुत बड़ा राज है। नहीं वाकई साहिल, जैसे एक मिसाल के तौर पे एक औरत का जोड़ा जो होता है वो हजारों में बन जाता है, लेकिन एक जो मर्द का सूट है वो, अगर मैं एक औरत का बोल रही हूँ कि 5,000 का सूट बन गया, लेकिन वो बन गया एक जोड़ा, लेकिन मर्द का एक सूट यानी कि जो पूरा सूट होता है वो ही तकरीबन 20-25-30 हज़ार का आता है, अच्छा वाला। तो सोचे ना कि वो एक सूट में तो गुजारा नहीं करेगा मेल एंकर, तो मेल एंकर ज़्यादा खर्चा उसके ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि वो टाई बदल के उसको नया कर लेता है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपकी स्क्रीन अपीयरेंस होती है। तो इंक्रीमेंट वगैरह तो हर साल लगता होगा? हाँ, बस अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। जब से यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई बुराई नहीं है, पूरे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं कहीं कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा।
ये जो कोविड की लहर आई। ARY ने एक ब्रेकिंग चलाई कुछ टाइम पहले, जब इमरान खान ने सबसे वो कहा था, अर्ज किया था कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ बढ़ाए, तो ARY ने तो ब्रेकिंग चलाई, हमने 80% सैलरियाँ बढ़ाई लोगों की। तो उसमें कितनी सच्चाई है? इसका मतलब वो नहीं बढ़ी। बढ़ी है ना, जिनकी 25,000 30,000 सैलरी थी उनकी बढ़ी है, बाकी किसी की नहीं बढ़ी। अच्छा, ऐसे ही हुआ है ना। देखें, अगर एक इंसान 25,000 रुपये महीना ले रहा है तो वो कैसे गुजारा कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही, मुमकिन ही नहीं है ना। तो वो अच्छी बात थी उनकी कि उन्होंने ख्याल किया और उन्होंने उन लोगों की सैलरी बढ़ाई। और अच्छी खबर ये है कि इस दफ़ा बोल ने भी इन्फ्लेशन अलाउंस दिया अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत महंगाई हो गई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चैनल्स को अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए भाई, दूसरे प्राइवेट कंपनी? क्योंकि साहिल देखें, जैसे आप खुद एक मीडिया में काम करते हैं, आप ये ऐसा बोल रहे हैं तो सोचें आम आदमी जो हमें नहीं जानता उसको समझता है करोड़ों में खेल रहे हैं, उनको तो ये लगता है ना। और कुछ कह रहे थे ये लिफाफा साहब, ये लिफाफा भी ले रहे होंगे तुम्हारे पास, ये लोगों का एक काम होता है यार, तुम्हारे पास तो बड़े पैसे हैं, मतलब उनको लगता है कि हमारे ऊपर बरसात हो रही है। आपने कितनी बार लिफाफा लिया है? कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं, हमें तो कोई देता ही नहीं है। देता नहीं है कोई ऐसा, मतलब मिला और आपने नहीं लिया? मिला तो होगा, कोई टकरा तो होगा ऐसे, कोई मतलब कुछ ऐसे? मैं इस पे बिलीव नहीं करती। और ये मिला भी नहीं? नहीं, मिला की बात नहीं होती है, मौके आपको मिलते हैं। वही मौके आपको मिले? नहीं, मैं कभी इस बार चीज़ों में बिलीव नहीं करती कि आप लिफाफा लें और आप बिक जाएं और फिर करें, क्योंकि फिर वो साफत नहीं हुई ना। वो तो आपने अपने पेशे को ही बेच दिया। तो ये सहाफ़ी में उसमें फ़र्क तो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो एक आम आदमी है वो ये समझता है कि मीडिया में काम करने वाले जो होते हैं ना वो बहुत अमीर होते हैं। तो भाई आपका तो फिर भी अप्रेजल लग जाता है, हमारा नहीं लगता। हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये सिर्फ एक वो होता है ना कि क्या कहना चाहिए, दूर के ढोल सुहाने, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल ऐसे सारी मिसालें ना हम पर सादिक आती हैं, हमारी कोई अप्रेजल नहीं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, बहुत कुछ टाइम पहले जो ना एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, अस्मा शराजी एंकर है आज की, आप शायद कहीं और है, तो उस पर वो मियाँ साहब से, नवाज शरीफ साहब से बात करते हुए वीडियो थी वो, कि भाई हम तो आपके उस पर कितने प्रोग्राम किए, हमने ये किया। और आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह के एंकर मतलब क्यों करते हैं, क्यों, मतलब यार मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि देखें उनकी पर्सनल भी एफिलिएशन होती है। जैसे अब किसी को कोई सहाफ़ी किसी सियासतदान को पसंद भी करता है, उसको उसके व्यूज़ अच्छे लगते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखें पर्सनली जो भी आपका वो उसको एहतराम, लेकिन सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए, कोई और न्यूट्रल हो ना हो, लेकिन सहाफ़ी जरूर न्यूट्रल हो। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं, इमरान रियाज खान, कि भाई न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल कोई नहीं या तो आप हक की साइड हो या आप जो है बदी के साइड हो। नहीं तो ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन आप पे, कौन सच पे है और कौन एक गलत रास्ते पे है और एक सीधे रास्ते पे। ये सवाल करके पता चलेगा। सवाल करना आपका काम है। सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं देता, यहाँ पूरा सच तो कोई बोलता ही नहीं है, सब आधी बात करते हैं। लेकिन ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सच बोल रहा है और ये झूठ बोल रहा है? आपके पास कोई आला है जिससे आपने टेस्ट कर लिया कि तुम सच्चे हो, तुम झूठे हो? तो ये ऐसा आला किसी के पास नहीं है। हाँ, पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, पर्सनली सबकी लाइक एंड डिसलाइक होती है, तो एफिलिएशन भी होती है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लुकमान साहब भी सहाफ़ी थे एक ज़माने में, सहाफ़ी है वो, अभी भी है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता ऐसा कि वो सहाफ़ी। क्यों नहीं लगता? वो वजह देखे ऐसी है कुछ के, मुशर्रफ के टाइम पे वो मिनिस्टर भी रहे पंजाब के, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम उनके पास इतना पैसा आया, अपना प्राइवेट प्लान आया और सारी चीजें किस तरह आई, मतलब क्या? तो आप उनसे ही पूछे, मुझे तो नहीं। आप भी सहाफ़ी है ना, आप भी एंकर हैं, तो यार मेरे पास अभी तक प्राइवेट जेट नहीं आया। जब आएगा आपके पास जब मेरे पास प्राइवेट जेट आएगा, मेरे पास तो अपने पैसों से खरीदी हुई एक गाड़ी है जो मैंने बैंक से लोन लेके ली थी। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा काम नहीं करती ना? देखिए इमरान रियाज ने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। उन्होंने कहा, एक ने सवाल किया कि आप कितना कमाते हैं मंथली? उन्होंने कहा आप बताए मैं कितना कमाता हूँ? उन्होंने कहा आप 40-50 लाख रुपए समय से ले रहे थे, इतना ही कमाते होंगे। लगा भाई मैं इतने कमाता हूँ, जो मेरा घर है उस जैसे मैं 2-3 घर बना सकता हूँ। उन्होंने, अल्लाह मियां सबकी कमाई बरकत दे। आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे काम करते? मैं सोच रही हूँ अगर इतनी कमाई है तो फिर तो करना चाहिए। आप भी कर रहे हैं, आपकी कितनी कमाई है? अभी तो हमने स्टार्ट किया, देखेंगे आगे कितनी कमाई होगी। आप जैसे आपके जो शिकवे हैं कि हम, बल्कि मेरे भी शिकवे हैं कि हमारे चैनल जो है इंक्रीमेंट नहीं लगाते, नहीं बढ़ाते, तो हम जब सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं होगी, हम तो कहेंगे ठीक है आप ना लगाएं। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ऐसे नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस हर जगह होते हैं। आप भी अब आए हैं, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, फिर सारी चीजें होंगी, तो आपको भी अंदाजा होगा कि पैसे कमाना किसी भी जगह पे कोई इतना आसान नहीं होता। आसान तो खैर नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो पे ऑफ होती है आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज को इतनी आसान होती है।
वक्त लगता है। कोई जैसे अभी कुछ लोग नए आना चाहते हैं तो इस मीडिया में फील्ड में न्यूज़ एंकरिंग में, आप क्या मशवरा देंगे नए लोगों को, क्या किस तरह मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें लिखें और जो है अच्छा लुक होना चाहिए, क्या नया सजेशन देंगे? बहुत से बच्चे रब्ता करते हैं कि अक्सर सोशल मीडिया पे मुझसे कि हमें एंकर बनना है, हमें बताएं, हम मास कॉम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं, जो भी IR में मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो है ना, जो मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मशवरा देती हूँ, अखबार पढ़ें। दिन के ना आपने 7 से 8 अखबार पढ़ने। हमें जो तरबियत दी गई, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं मास कॉम की स्टूडेंट नहीं थी, मैं एक साइंस की स्टूडेंट थी और मेरा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा था, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट हुआ। हमें सिखाया गया कि आपने एडिटोरियल पेज पढ़ना है अखबार का, जिसे कहते हैं ना, उसको आपने पी लेना है घोल के। तो आज भी मेरी आदत है इतने साल में कि अब तो मुझे पता भी होता है खबरें क्या हैं। ट्विटर पे आप एक ट्विटर खोलते हैं, आप एक दफ़ा ही बस क्या चल रहा है आज, और वैसे भी आपको पता होता है। उसके बावजूद मैं रोज़ाना कोई 7 अखबार तो पढ़ती हूँ, कॉलम्स पढ़ती हूँ, इंटरनेशनल अखबार पढ़ती हूँ, ऑडिटोरियल पेज पढ़ती हूँ। उसके अलावा मेरी ये कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पर भी लोग अब कॉलम्स लिख रहे होते हैं, वो भी मैं ज़रूर एक जायज़ा ले लूँ उसका। तो जितना आप पढ़ेंगे, किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें जो हिस्ट्री के हवाले से हैं, जो बायोग्राफीज़ हैं, वो को पता होना चाहिए। लेकिन जो दरसी किताबें होती हैं ना, वो तो आपको नॉलेज देती ही देती हैं, लेकिन जो जनरल नॉलेज हमेशा हम सुनते हैं ना साहिल कि जनरल नॉलेज में इजाफा करो, वो एक आम जो किताबें होती हैं जो सजेस्ट करते हैं लोग आपको कि ये बुक पढ़ो। तो मैंने कई बुक्स पढ़ी हिस्ट्री के हवाले से, लोगों की बायोग्राफी के हवाले से, वो जो आपको नॉलेज देती है ना, वो आपको किसी दरसी किताब में नहीं मिलती। तो जब तक कि एक डिग्री आपके हाथ में हो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आप पढ़ें, जितना आप पढ़ेंगे अखबारात, शौक होगा आपको, टॉक शोज़ देखें, सवालात पुट कैसे करने। हमें कहा जाता था छोटा और क्रिस्पी, जितना छोटा सवाल होगा, जितना क्रिस्पी सवाल होगा, उतना कंटेंट सामने वाला आपको देगा। अगर आप सवाल में तजिया दे दोगे तो अगला क्या बोलेगा फिर? सही। आखिरी सवाल ये, आपका पसंदीदा एंकर कौन है इस वक्त? प्रोग्राम एंकर या न्यूज़ एंकर? प्रोग्राम एंकर। मेरा टफ क्वेश्चन हो गया है। एक ज़माने में मुझे शाहज़ेब बहुत पसंद थे, शाहज़ेब खान राजा बहुत अच्छा शो करते हैं, अभी भी एज ए कंडक्ट बहुत अच्छा करते हैं। जब से वो जियो में आए हैं तो अब वो उनका स्टाइल नहीं रहा। मुझे लगता है कि उनको एक फ्रेम नहीं मिल रहा खुल के खेलने का। तो वो एक्सप्रेस में थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ किए, जिस तरह वो कहते हैं ना सील मिलती है आपको कि खुल के छक्के चौके आप लगा रहे होते हैं। अब मुझे लगता है कि उनको एक फ्रेम में बांध दिया है। वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं वैसा शो कर रहे हैं कि प्रॉम्प्टर वाला शो, और मैगजीन शो जिसे हम एक आम जबान में कहते हैं, लिखा हुआ स्क्रिप्टेड, मतलब आप कह सकते हैं इसको। तो वो मुझे लगता है कि शाहज़ेब का वो खासा नहीं है। शाहज़ेब ऐसा बंदा नहीं है, वो बहुत अच्छे एंकर हैं, वो बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, उनके सवालात बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे इनके भी और वसीम के भी, वसीम मेरा बहुत अच्छा कलीग भी रहा और बहुत अच्छी मेरी उसके साथ वो रही, मैंने बहुत सीखा भी। स्टिल मैं उसके शोज़ देखती हूँ वसीम मदानी के, और मैं क्योंकि जिस तरह मैंने कहा हमें यही सिखाया गया कि छोटा सवाल, इंटरेक्टिव और क्रिस्पी, बिल्कुल। तो वो चीज़ दोनों में मुझे नजर आती है। दोनों पसंद है आपको? अच्छे हैं। अगर कोई एक हो इनमें से? दोनों अच्छे हैं, नहीं पसंद नापसंद की बात नहीं है, लेकिन दोनों एज एन एंकर, प्रोग्राम एंकर अच्छे हैं, अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। ठीक जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सुमैया रिजवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया।